हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं राजेश सर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ संपूर्ण व्याकरण, जो कि कल का जो हिंदी का एग्जाम है, खास करके जो 8 सेक्शन के बच्चे हैं उसके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा है कि आप लोग जो है इसको एक बार देख करके और कल के जो है एग्जाम देने के लिए जाएंगे। तो चलिए, चूंकि समय नहीं है, समय बहुत ही कम है, तो हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और आते हैं अपने आज के टॉपिक पे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले व्याकरण में जो है वर्ण के बारे में समझेंगे। यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर वर्ण का डेफिनेशन समझेंगे हम लोग। वर्ण क्या होता है? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे कोई भी, मान लीजिए यहाँ क्या है, ओ है, ई है, ख है, गो है, हो है, रो है, इत्यादि है। नहीं, ये सब क्या है? वर्ण है। इसका हम लोग जो है खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते। ठीक है, ये सबको जो है हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। इसके बाद जो है हम लोग समझेंगे वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला क्या होता है? देखिए, तो वर्णों का जो समूह होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में देखिएगा तो क्या कह रहा है कि हिंदी में जो है कुल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52। इसमें से जैसे अ हो गया, आ हो गया, हर्ष ई हो गया, दीर्घ ई हो गया, हर्ष ऊ नहीं, दुर्ग ऊ, री हो गया, ए ऐ ओ औ, ये सभी जो है, नहीं, कुल मिलाकर के क ख ग घ, मतलब क्या, अह तक। ठीक है, विसर्ग तक जो है, ये सभी जो है कितना, मतलब कितने अक्षर है? 52। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या हो गया कि हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। देखिए यहाँ पर जो है इसका सारणी पूरा दिया गया है। ठीक है, आप लोग इसको ये देख सकते हैं। नहीं, अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि हिंदी में जो है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वर्णों के भेद के बारे में बात करते हैं। तो वर्ण का देखिए कितना भेद होता है। तो वर्ण का 2 भेद होता है, स्वर वर्ण और क्या होता है? व्यंजन वर्ण। नहीं, तो स्वर वर्ण किसे कहेंगे? तो स्वर वर्ण जो है उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है या स्वतः होता है। ठीक है, जिसके उच्चारण में किसी और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसके उच्चारण में देखिएगा तो कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ और होठ का नहीं होता है। अगर स्वर वर्ण पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए स्वर वर्ण क्या हो गया? ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्ग उ, नहीं, री हुआ, ए हुआ, ऐ हुआ, ओ हुआ और औ हुआ। तो इसमें केवल जो किसका प्रयोग होता है? कंठ और तालु का प्रयोग होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि स्वर वर्ण के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? तो याद रखना है, क्या हो जाएगा? कंठ और तालु। ठीक है, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है और क्या क्या होती है? अ होती है, आ, हर्ष ई, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। कुल मिलाकर के स्वर वर्णों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। आगे शायद पीडीएफ में लिखा होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब समझ लेते हैं यहाँ पर स्वर वर्ण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, स्वर वर्ण भी जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया मूल स्वर, दूसरा क्या हो गया? संयुक्त स्वर। ठीक है, वैसे अगर वर्ण को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग चूंकि 12th के लेवल का पढ़ रहे हैं तो इससे ज़्यादा जो है 12th में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो हम लोग जो है 12th को और 10th को जो है ध्यान में रख करके ये जो है वीडियो बनाए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं मूल स्वर क्या होता है। तो ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, ए, नहीं, ओ को हम लोग क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। ठीक है, और संयुक्त स्वर क्या होता है? देखिए, ऐ और औ। ठीक है, इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या हुआ? संयुक्त स्वर जो है कितने हैं यहाँ पर? देखिए 2 है, एक तो ऐ है और दूसरा क्या है? औ है। ऐ जो है ओ और ए के मेल से जो है ऐ का निर्माण होता है और ओ और ओ के मेल से जो है औ का निर्माण होता है। ठीक है, यहाँ पे और समझना होगा। देखिए, मूल स्वर का भी जो है अब 2 भेद होता है। कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। मूल स्वर का कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। जैसे हर्ष स्वर, हर्ष स्वर में क्या आएगा? ओ आएगा, नहीं, हर्ष ई आएगा, हर्ष ऊ आएगा, री के उच्चारणों में कम समय लगता है। ये सब क्या हो गया? हर्ष स्वर हो गया। दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो क्या आएगा? आ आएगा, दीर्घी आएगा, दुर्घु आएगा, ए आएगा, ऐ आएगा, ओ आएगा, औ आएगा। ठीक है, तो इसके उच्चारण में जो है दुगुना दुगुना जो है समय लगता है। तो हर्ष स्वर क्या हुआ? ओ, हर्षी, हर्ष उ, री, ये क्या हुआ? हर्ष स्वर हुआ। और आ, दीर्घ ई, दुर्ग उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हो गया? दीर्घ स्वर हुआ। तो चलिए हम लोगों ने स्वर वर्ण को मतलब अच्छी तरह से समझा। अब हम लोग जो है व्यंजन वर्ण की बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ठीक है,
तो जिसके उच्चारण में हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण। जैसे क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया, छ, त, प वगैरह वगैरह बहुत सारा है। ठीक है, तो ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण है। ठीक है, देखिए क से विसर्ग तक सभी वर्ण जो है क्या है? व्यंजन है। हर एक व्यंजन में अ मतलब स्वर जो होती है की ध्वनि मिली या क्या होती है? छिपी हुई होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर समझाया गया है। क में क्या मिला है? क हलंत और अ। ख में क्या मिला है? देखिए ख हलंत और अ। ग में क्या मिला है? ग हलंत और अ। प में क्या मिला है? प हलंत और अ इत्यादि वगैरह वगैरह बहुत है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर तो व्यंजन वर्ण के भी 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है? क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक कुल जो है 25 वर्ण ऐसे हैं जो क्या है? स्पर्श व्यंजन है। जैसे देखिए क वर्ग में क्या आएगा? मतलब क वर्ग में क्या आएगा? क ख ग घ अंग। च वर्ग में क्या आएगा? च छ ज झ आएगा। ठीक है, ट वर्ग में ट ठ ड ढ। तो ऐसे करके जो है क वर्ग से लेकर के और प वर्ग तक के जो अक्षर है सभी क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, इसकी संख्या जो होती है कितनी होती है? 25 होती है। देख रहे हैं क वर्ग में 5 अक्षर है। ठीक है, इसके बाद च वर्ग में भी 5 अक्षर है, ट वर्ग में भी 5 अक्षर है, त वर्ग में भी 5 अक्षर है और प वर्ग में भी 5 अक्षर है। तो कुल मिलाकर के 25 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अंतःस्थ व्यंजन की बात करेंगे। अंतःस्थ व्यंजन 4 है। कभी क्या क्या है? देखिए यहाँ पर यो हर्षोकार की मात्रा नहीं है, ये य हलंत है। ठीक है, र हलंत है, ल हलंत है और वो क्या है? वो हलंत है। तो कुल मिलाकर के अंतःस्थ व्यंजन की जो संख्या है वह कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर उस व्यंजन की बात करेंगे तो उस व्यंजन की बात करेंगे तो ये भी इसकी भी संख्या कितनी है? 4 है। जैसे ये तालब सा हो गया, ये मूर्धन्य सा हो गया और ये क्या हो गया? दंत सा हो गया। ठीक है, यहाँ पर सभी हलंत होगा नहीं, और ये क्या हो गया? ह हो गया। तो कुल मिलाकर के 4 अक्षर ऐसे हैं जो उस व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ण से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो क्या क्या होगा उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो व्यंजन वर्ण की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 33 होती है टोटल। ठीक है, जिनमें 25 जो है स्पर्श व्यंजन है, 4 जो है उस व्यंजन है और 4 क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझेंगे मात्राओं के बारे में। तो देखिए मात्रा क्या होता है? तो व्यंजन वर्णों, यहाँ पर वर्णों हो जाएगा। ठीक है, के उच्चारण में जिन स्वर मूलक, ठीक है यहाँ पर मूलक हो जाएगा। ठीक है, जिन स्वर मूलक चिन्हों का व्यवहार होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मात्राएं कहते हैं। ठीक है, तो हमको याद रखना है कि मात्रा जो होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है और ये केवल व्यंजन वर्ण में लगता है। ठीक है, मात्राएं जो होती है वह केवल किस वर्ण में लगता है? तो याद रखना है व्यंजन वर्ण में लगता है। ठीक है, अब समझेंगे हम लोग थोड़ा सा अनुस्वार और विसर्ग के बारे में। तो ये दोनों व्यंजन है क्योंकि इनके उच्चारण में स्वर वर्ण जो है मिला रहता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए ओह। ठीक है, और अनुस्वार मिलकर क्या होता है? अनुस्वार। ठीक है, ओह और विसर्ग मिलकर क्या होता है? अह। इस प्रकार से ये होता है। ठीक है, यहाँ पे समझिए। नोट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा भी कहा जाता है क्योंकि ये न तो पूरी तरह से स्वर के अंतर्गत आते हैं और न ही पूरी तरह व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन्हें स्वर और व्यंजन दोनों रूपों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे अंत, दुख इत्यादि। ठीक है, इसीलिए इसे अयोगवा कहा जाता है। इसी माता उच्छिप्त वर्ण, तो ये जो र है और ढ है इसी इसी को हम जो जो है क्या कहा जाता है? उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। ठीक है, इसके उच्चारण में मुख से निकलने वाली हवा के साथ जीभ का प्रयोग कुछ झटके के साथ होता है। ठीक है, इसलिए इसे उच्छिप्त वर्ण कहा जाता है। इसी में आता है संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर। तो देखिए यहाँ पे क्या है? अक्ष है, त्र है, स्रो है और ज्ञ को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, ये स्वतंत्र वर्ण नहीं है इसलिए हिंदी वर्णमाला में इन्हें प्रायः स्थान नहीं दिया जाता। ठीक है, फिर क्या कहा? देखिए इन व्यंजनों की रचना में दो व्यंजनों का मेल जैसे क हलंत और स हलंत को मिलाकर अक्ष। ठीक है, याद रखना है अक्ष का जो निर्माण होता है इसी क्वेश्चन बन सकता है। क हलंत और स हलंत को मिलाकर के अक्ष हलंत का निर्माण होता है। ठीक है, त हलंत और र हलंत मिलाकर के त्र का निर्माण होता है। ठीक है, तालब स और र को मिलाकर के स्र का निर्माण होता है और ज हलंत और य हलंत को मिलाकर के ज्ञ की रचना होती है। ठीक है, तो ये सभी जो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद क्या है? देखिए संयुक्ताक्षर में दो या दो से अधिक व्यंजनों का मेल होता है और दोनों के बीच स्वर नहीं रहता है, जैसे सत्य, उत्थान, उत्पन्न, ख्याति, कार्य, राष्ट्र इत्यादि। अगर वर्ण में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उच्चारण स्थान से पूछे जाते हैं। ठीक है, और उच्चारण स्थान जो है याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे वर्णों का उच्चारण स्थान के बारे में। तो कंठ से किस किस का उच्चारण होता है? किस किस वर्ण का उच्चारण जो है कंठ से होता है? तो देखिए स्वर में ओ आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, ओ आ। व्यंजन में क्या आएगा, क वर्ग सभी आ जाएगा, ठीक है, नहीं, और उसमें क्या आ जाएगा, ह और अह आ जाएगा, ठीक है। अगर तालु की बात करेंगे तो ये हर्ष ई और दीर्घ ई आ जाएगा, चौ वर्ग आ जाएगा, यो आ जाएगा और तालब स आ जाएगा, नहीं। मूर्धा की बात करेंगे तो री लेरी हो जाएगा, टौ वर्ग हो जाएगा, र हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा, ठीक है। दंत की बात करेंगे तो लिरी हो जाएगा, तौ वर्ग आ जाएगा, लो आ जाएगा और सौ वर्ग आ जाएगा, ठीक है। ओष्ठ की बात करेंगे तो हर्ष उ दुर्घु आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा, नहीं। नसिक्य वर्ण की बात करेंगे या नसिका का तो ये सभी है, अंग है, नहीं, ये सब यो है, अंग है, नो है, म है, ठीक है। तो ये सब क्या आ जाएगा, नसिका में आ जाएगा। मोहलंत, कंठ तालु मतलब जिसमें कंठ और तालु दोनों का यूज होगा मतलब उपयोग होगा, वो ए और ऐ में आएगा। कंठस्थ वर्ण में ओ और औ आ जाएगा, दंतस्थ वर्ण में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी बात जो है क्लियर हुई, ठीक है। इस पीडीएफ को जो है अच्छे से आप लोग एक बार देख करके तभी जाइएगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये क्या है, कंठ है, तो अगर मान लो ऐसे याद नहीं रहता है, तो हम लोग बोल करके देखेंगे। जैसे पढ़िए, ओ, आ, क, ख, ये सब देखिएगा, देखिएगा जो कंठ से जो है आवाज आता है डायरेक्ट। तालु क्या होता है, जैसे च, छ, तो कोई भी जो है वर्ण पढ़ते हैं, इसमें जो है हमारी जीभ की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। अगर तालु का अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा, तालु कहने का तात्पर्य क्या हुआ, जीभ जो है, ठीक है, जो हमारा दांत होता है, उससे पहले अगर जो है हमारे मुख के ऊपरी भाग में सटे, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तालु, नहीं। अगर मृधा की बात करेंगे तो जीभ जो है हमारे मुख की ओर, ठीक है, जहां से हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, उधर की ओर अगर जीभ जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मृधा, मतलब मुख की ओर जाए। जैसे पढ़िए, क्या हो जाएगा, ट, ठ, देख रहे हैं जीभ जो है पीछे की ओर जा रहा है। ओष्ठ की बात करेंगे तो जिसमें जो है ओष्ठ का उपयोग हो, ठीक है, इसमें दंत रह गया। अगर जी हमारा दांत में सटे तो वह क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, जैसे त, थ, द, यही ना। नसिका तो हमारा जो है नाकों से आवाज आए तो नसिका हो जाएगा। कंठ तालु जिसमें कंठ तालु दोनों का उपयोग हो जाए, इसी प्रकार से कंठोष्ठ है, कंठ और ओष्ठ का उपयोग हो, और दंतोष्ठ है मतलब दंत और ओष्ठ का उपयोग हो। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने जाना, ठीक है। चलिए, हम लोगों ने वर्ण को काफी डिटेल्स के साथ पढ़ा। वर्ण में कुछ पॉइंट मिसिंग है, जैसे स्वर वर्णों की संख्या। तो देखिएगा, स्वर वर्णों की संख्या जो होती है कितनी होती है, 11 होती है। और कौन कौन से होती है, एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। कौन कौन होती है, ओ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दुर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। कुल मिलाकर के स्वर वर्णों की संख्या 11 होती है, ठीक है। अभी हम लोग आएंगे अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम होगा शब्द, ठीक है। तो अब जो है क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछता है शब्द क्या है, नहीं, अभी ऑब्जेक्टिव में आएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन दे देगा, शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो हमको वहां पर देखना होगा क्या परिभाषा इसका है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शब्द के बारे में समझते हैं। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे गाय, घर, रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि, ठीक है। शब्द और पद में जो है थोड़ा सा अंतर समझेंगे हम लोग, नहीं। तो यहाँ यहाँ क्या होगा, शब्द और पद में पद नहीं होगा, अंतर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए, यहाँ शब्द और पद का अंतर समझ लेना चाहिए। ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। जैसे पानी का अगर हम अलग अलग करें तो क्या हो जाएगा, पौ में आ की मात्रा, नौ में दीर्घ की मात्रा, तब जाकर के क्या बनेगा, पानी, ठीक है। और यही शब्द जब वाक्य में अर्थवाचक बन करके आए तो वह जो है पद कहलाता है। जैसे पुस्तक लाओ, इस वाक्य में दो पद है, एक नाम पद है पुस्तक, और दूसरा क्रियापद है लाओ, ठीक है। ये पुस्तक अगर अलग अलग होता तो यह क्या हो जाता, ठीक है, शब्द हो जाता। लेकिन इसको जब हम वाक्य में प्रयोग कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। तो इस बातों को समझ लेना आवश्यक है। इसके बाद शब्द का भेद। तो शब्द का वर्गीकरण जो है तीन तीन दृष्टि से किया गया है, ठीक है, तीन प्रकार से। सबसे जो पहले है वह क्या है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद। तो देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन होता है, देखिए, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। हिंदी में संस्कृत का जो मूल शब्द होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम। जैसे जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी इत्यादि, ठीक है। तद्भव की बात करेंगे तो तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि, ठीक है, जैसे अग्नि शुद्ध रूप होता है, लेकिन हम लोग क्या क्या कहते हैं, आग। अग्नि हो गया तत्सम, आग हो गया तद्भव। कुब्ज हो गया तत्सम, कुबड़ा हो गया तद्भव। कर्पूर हो गया तत्सम, कपूर हो गया तद्भव, ठीक है। इसके बाद हम लोग देशज की बात करें
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द जो है देशज कहलाते हैं। इनके मूल रूप का पता नहीं चलता, जैसे डिबिया, फुनगी, तेंदुआ, लोटा, पगड़ी इत्यादि। इसके बाद विदेशज की बात करें तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर देखिए, जैसे अंग्रेजी शब्द हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल इत्यादि जो है, ये सब क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं। जैसे हम लोग फारसी शब्द का भी उपयोग करते हैं, जैसे आराम कहते हैं, अफसोस कहते हैं, किनारा कहते हैं, गिरफ्तार कहते हैं, गिरह इत्यादि, ये सब क्या है, फारसी शब्द है। इसके बाद अरबी शब्द का बात करें, जैसे असर हो गया, किस्मत हो गया, ख्याल हो गया, दुकान हो गया, मदद हो गया, ये सब क्या है, अरबी शब्द है। ठीक है। और हिंदी में जो है इन शब्दों का व्यवहार जो है इन्हीं रूपों में होता है। तो हम लोग को जो है समझ में आ गया होगा। चीजें आसान है, लेकिन एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन, ठीक है, अगर जो है हिंदी में अगर जो है हमारा व्याकरण का पोर्शन सही हो जाए, हम लोग 90 प्लस नंबर जो है आराम से ला सकते हैं। इसमें जो है कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि संस्कृत के मूल शब्द तो तत्सम होते हैं, लेकिन संस्कृत का जो है शब्द याद रखना कठिन है। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ ट्रिक लाया गया है। ठीक है। तत्सम और तद्भव शब्द जो है पहचाने का कुछ ट्रिक है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है। देखिए, विसर्ग का प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित है, जैसे केशवा, ठीक है, बाला, ये सब रहेगा, विसर्ग लगा होगा तो वह तत्सम होगा। नहीं, इसके बाद है छ का प्रयोग केवल तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों में होता है, जिसमें छ लगा रहेगा। ठीक है। देखिए, शिक्षा, शिक्षक, क्षत्रिय, क्षति, नक्षत्र, तो ये सब जो है क्या है, संस्कृत के शब्द है, हमें याद रखना होगा। ठीक है। री की बात करें तो री का प्रयोग केवल तत्सम के शब्दों में होता है, जैसे श्रृंगार हो गया, मृतिका हो गया। ठीक है। ये सब तत्सम है। अगर श्रृंगार लिखा हो ऐसे तो तत्सम, मृतिका लिखा हो ऐसे तो क्या हो गया, तत्सम। लेकिन उसी श्रृंगार को ऐसे लिख दिया श्रृंगार, तो वह तद्भव हो जाएगा। मृतिका मतलब मिट्टी होता है, तो मिट्टी होगा तो क्या होगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे, क्या करा है, प्रायः तत्सम में व वर्ण तद्भव में ब हो जाता है। जैसे मान लीजिए पूर्व लिखा हो, ठीक है, विनती लिखा हो, वारिद लिखा हो, वर्षा लिखा हो, तो ये सब तत्सम है। नहीं, इसी को देखिए, पूर्व लिखा हो तो तत्सम, लेकिन अगर पूर्व लिख दिया तो तद्भव। विनती लिखा हो तो तत्सम, लेकिन बिनती लिख दिया हो तो तद्भव। वारिद लिखा है तो ठीक है, क्या हो गया, तत्सम। अब बादल लिख दिया तो क्या हो गया, तद्भव। वर्षा लिखा है तो क्या हो गया, तत्सम। और बरसात लिख दिया है तो तद्भव। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, अगर वो आए तो तत्सम और वो आए तो तद्भव। ठीक है। प्राय तत्सम में तालब सौवर्ण, तद्भव में जो है दंत स हो जाता है। ठीक है। जैसे देखिए, ठीक है, ये क्या होगा, ईश्व, नहीं, परसवह, ये क्या हो जाएगा, अनशन, अंश, ये सब आपका क्या है, तत्सम है। और तद्भव में क्या हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए ऐसा, परसों, अनशन, अंश, ये सब क्या हो जाएगा, इत्यादि हो जाएगा। तो समझना होगा हम लोगों को, अगर तालब स की मात्रा है तो तत्सम, और उसका चेंज होकर के अगर दंत स की मात्रा हो जाए तो क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये है। इसके बाद हम लोग आगे समझेंगे बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। तो देखिए, बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ है, यौगिक है, और क्या है, योग रूढ़ है। तो रूढ़ किसको कहेंगे, तो जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक शब्द का अगर खंड करेंगे तो ना अलग हो जाएगा और क अलग हो जाएगा, और दोनों का जो है कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यौगिक शब्द की बात करेंगे। ऐसे शब्द जो दूसरों शब्दों के मेल से बने हैं, जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। जैसे घुड़सवार, इसका अर्थ क्या हुआ, घुड़ और सवार मतलब घोड़े और सवार अलग अलग हो गया, घोड़ा का भी अर्थ होता है और सवार का भी अर्थ होता है। जैसे विद्यासागर, तो विद्या का भी अर्थ होता है, सागर का भी अर्थ होता है। हिमालय, हिम जो डाले तो हिम मतलब बर्फ हो जाता है, आले मतलब जहाँ बर्फों का घर होगा उसे हिमालय कहेंगे। तो दोनों शब्द का अर्थ होता है। विद्यालय में विद्या जो आले हो जाएगा तो विद्या आले मतलब विद्या का घर, सब क्या कहलाएगा, विद्यालय। तो दोनों शब्द का इसमें भी अर्थ होता है। तो जिसमें शब्द को खंड करे और दोनों शब्द का अर्थ निकल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। ठीक है। अभी हम लोग समझेंगे योग रूढ़ के बारे में। ठीक है। तो देखिए, ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे उसे हम लोग क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। जैसे पंकज, नहीं, पंकज का अर्थ क्या हो गया, पंक मतलब होता है कीचड़। ठीक है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, पंक जो जा होगा। पंक मतलब क्या होता है, कीचड़। कीचड़, जौ मतलब जन्मा हुआ, तो कीचड़ में जन्मा हुआ अर्थात क्या हो जाएगा, कमल हो जाएगा। तो देखिए, ये साधारण अर्थ को छोड़ दिया और विशेष अर्थ को ग्रहण कर लिया। इसी में आता है लंबोदर। लंबा है जिसका उदर, अर्थात जिसका पेट बड़ा हो। उदर का मतलब क्या होता है, पेट। नहीं, उसे कहा जाता है गणेश जी। ठीक है, वह गणेश जी है, गणेश जी हमारे भगवान है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, योग रूढ़ कहलाएगा। जैसे चक्र पानी, चक्र है जिसके पानी में,
ठीक है, तो पानी का मतलब यहाँ पर जल नहीं हुआ, नहीं। तो आकार की मात्रा, ठीक है, और नौ हर्षिकार की मात्रा, ये वाला जो पानी होता है, ठीक है, ऐसे पानी रहेगा तो जल, लेकिन ऐसे अगर पानी हो, ठीक है, तो इस पानी का मतलब क्या होता है, हाथ। कहने का मतलब चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात क्या हो जाएगा, भगवान विष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने योग रूट के बारे में समझा। अभी समझेंगे रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। तो देखिए, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, विकारी शब्द, और दूसरा क्या होता है, अविकारी शब्द। नहीं, विकारी शब्द क्या होता है, तद विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ठीक है, जिसके रूप जो है लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार बदल जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे। जैसे संज्ञा, नहीं, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इस सब के रूप बदलते रहते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए, कुछ ले लीजिए, जैसे क्रिया ही ले लेंगे। नहीं, अगर हम कहते राम पढ़ता है, ठीक है, तो पढ़ता है, ये क्रिया हो गया। और अगर हम लोग के बारे में बात करेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, हम लोग पढ़ता है नहीं होगा, क्या होगा, पढ़ते हैं। नहीं, तो पढ़ता का पढ़ते हो गया, तो ये क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया, बदल गया। ठीक है, अब अविकारी शब्द की बात करेंगे तो जैसे देखिए क्या होता है, तो अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप लिंग वचन कारक और पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं। ऐसे शब्द विचार है जैसे क्रिया विशेषण संबंधवाचक समुच्चयवाचक विस्मयादि बोधक। जैसे हम लोग कह दे यहाँ, तो यहाँ कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कहेंगे किसी को अगर पुकारना है, हम बोलेंगे यहाँ आओ। नहीं, एक लड़के पुकारने हैं तो यहाँ आओ। अगर मान लीजिए हमको 5-6 लड़का को पुकारना है, फिर भी हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ आइए, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहाँ में कोई जो है डिफरेंट नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, अविकारी शब्द कहलाएगा। और अविकारी शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, संज्ञा। ठीक है, तो 10th और 12th लेवल पर संज्ञा जो है, संज्ञा को हम लोग मतलब काफी डिटेल्स में तो नहीं पढ़ेंगे, जो है वही पढ़ेंगे जो इस लेवल का है। ठीक है, इसी लेवल में जो है बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो संज्ञा के का परिभाषा सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या करें, किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा। जैसे हिमालय हो गया, श्याम हो गया, घड़ी, चादर, पुस्तक, लज्जा, ठंडक। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, कोई भी नाम क्या कहलाएगा, संज्ञा कहलाएगा। संज्ञा के भेद के बारे में देखेंगे, तो संज्ञा के 5 भेद है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। सबका इंग्लिश भी लिखा है यहाँ पर, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे जातिवाचक के बारे में। तो देखिए, जिससे जाति भर का बोध हो उसे क्या कहेंगे, जातिवाचक। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, जैसे मान लीजिए गाय हो गया, फल फूल पहाड़ नदी मनुष्य इत्यादि, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो देखिएगा निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन में आ जाएगा राम, गाय, ठीक है, हिमालय, पानी। और हमको वहां पर चूज करना होगा कि जातिवाचक संज्ञा क्या होगा। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो गाय होगा, तभी बता दिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बात करेंगे, तो इससे किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता है। जैसे हिमालय, गंगा, पटना, श्री राम, रावण, विष्णु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। अब वहां पर कहा जाए हिमालय संज्ञा है, ऑप्शन दे देगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ये क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिका संज्ञा है, ठीक है, तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, द्रव्यवाचक होगा या भाववाचक होगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझेंगे भाववाचक संज्ञा के बारे में। तो इसे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, लंबाई, मिठास, महत्ता, चौड़ाई इत्यादि। जिससे भाव का बोध होगा वह क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए, इससे समूह अथवा समुदाय का बोध होता है। जैसे वर्ग, सेना, सभा, गुच्छा इत्यादि। ठीक है, तो ये सभी क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। इसके बाद द्रव्यवाचक संज्ञा, तो इसे किसी द्रव्य या धातु का बोध होता है। जैसे दूध, ठीक है, ये कुछ मिसिंग पॉइंट है, यहाँ से मिसिंग है कुछ। ठीक है, पानी, पीतल इत्यादि। कहने का मतलब इसको हम लोग नाप या तौल सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो ये सब क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ये भी थोड़ा द्रव्य अशुद्ध है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने संज्ञा के बारे में देख लिया। आप लोग जो है एक एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए क्या है, संज्ञा अथवा नामों के बदले क्या कर रहा है, संज्ञा अथवा नामों के बदले जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं हो गया, हम हो गया, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में आज पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया है इसको काफी डिटेल्स के साथ। नहीं, अभी एग्जाम का समय है तो हम लोगों को
केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करके जाना है एग्जाम देने के लिए, ताकि क्वेश्चन नहीं छूटे, कंफ्यूजन नहीं हो। इसलिए थोड़ा-सा हम जो है स्पीड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि डिटेल्स में पढ़ाएँगे तो बहुत समय लगेगा, ठीक है? और एग्जाम के समय में ज़्यादा समय बर्बाद करना एक ही टॉपिक पे उचित नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। ये भी याद रखना होगा। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है और क्या है? प्रश्नवाचक है। ठीक है? अब पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में समझेंगे हम लोग। तो देखिए किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले एवं अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। या ऐसे याद रखिए, जिससे मान लीजिए जिस शब्द से मान कर के चलिए, या जिस वर्ण से, या शब्द भी बोल सकते हैं हम लोग, शब्द भी बोल सकते हैं, वर्ण भी बोल सकते हैं। नहीं, शब्द ही बोलिए उचित होगा। जिस शब्द से स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे अगर हम मैं कह दें, तो मैं स्त्री भी बोल सकता है और पुरुष भी बोल सकता है। जैसे हम कहे, तो हम स्त्री भी करती है और पुरुष भी करती है। ठीक है? तो इसको हम सीधे डिफरेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। जब हम इसका प्रयोग वाक्यों में करेंगे, तब वहां पर पता चलेगा कि वह कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कौन-कौन 3 भेद है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। उत्तम पुरुष है, ठीक है? मध्यम पुरुष है और अन्य पुरुष है। इन्हें क्रमशः प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है? अभी हम लोग समझेंगे उत्तम पुरुष के बारे में। नहीं, तो यहाँ क्या है देखिए, कहने या बोलने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जो व्यक्ति बोलेगा वह उत्तम पुरुष होगा। जैसे मैं, हम लोग। ठीक है? इसके बाद आता है माध्यम पुरुष। ठीक है? तो देखिए, सुनने वाले को माध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम या आप। तो यहाँ पे एक बात समझना होगा, उत्तम पुरुष केवल मैं और हम लोग होगा। उसका रूप होगा, जैसे मैं, मुझे, मेरा, नहीं मुझको, ये रूप होगा। लेकिन मुख्य रूप से कितने होंगे? 2 ही होंगे, मैं और हम लोग। माध्यम पुरुष की बात करेंगे तो इसमें एक ही होगा, या तो तुम होगा या आप होगा, दोनों एक ही शब्द है। हाँ, इसका रूप हो सकता है, जैसे तुझे, तुमको, नहीं, तुझको, ये सब रूप होगा। लेकिन केवल और केवल मध्यम पुरुष एक ही है, क्या है? तुम। ठीक है? और अन्य पुरुष में बहुत सारे हैं। ठीक है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, ये, वे, आप, वह इत्यादि। ठीक है? चलिए, अब इसके 2 प्रकार हैं। ठीक है? ये जो अन्य पुरुष है उसके भी 2 प्रकार है। निश्चयवाचक, जैसे यह, वह, आप, अनिश्चयवाचक, कोई, किसी, कुछ। ठीक है? अब हम लोग समझेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। इससे किसी व्यक्ति या भाव के निश्चय का बोध हो, ठीक है? उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह राम है, वह जा रहा है, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा, यह राम है, ठीक है? यह कौन-सा सर्वनाम है? नहीं, हमें देखना होगा फिर ऑप्शन के हिसाब से। इसके बाद होगा अनिश्चयवाचक, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ठीक है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ये क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इससे वस्तु, व्यक्ति या भाव के अनिश्चय का बोध होगा। जैसे मान लीजिए, अगर कहा जाए कोई होगा, ठीक है? कुछ दो, वह लड़का कौन है जो सड़क पर जा रहा है? अगर ऐसे ही पूछ दिया जाए, तो सिंपल सी बात है, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए पूछे। तो यह जो होगा क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग समझेंगे संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो देखिए, इससे किसी संज्ञा से संबंध जोड़ा जाता है। जैसे कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है? ठीक है? यहाँ पर 2 वाक्य है, देखिए, एक कौन है जो दरवाजे पर खड़ा है। तो यहाँ पर जो शब्द जो है संबंध को जोड़ रहा है। ठीक है? यह जो है क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। जो कहो सो हो, नहीं, तो ये भी 2 वाक्य है, एक दूसरे से क्या कर रहा है? संबंध जोड़ रहा है। ये क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम है। तो इससे स्वयं या निज का बोध होता है। ठीक है? जिस सर्वनाम से स्वयं या निज का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं आप ही जाऊंगा, मतलब आप ही पर जाऊंगा, मतलब मैं खुद यह ऐसे बोले कि मैं स्वयं यह कर लूंगा। ठीक है? खुद से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद क्या है देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इससे प्रश्न का बोध होता है। जैसे कौन जा रहा है, क्या हुआ, तो यह सब क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद हम लोग आज बात करते हैं विशेषण की। तो विशेषण क्या होता है? तो जो किसी संज्ञा की विशेषता, जैसे गुण, धर्म आदि बताए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है? जो किसी संज्ञा की विशेषता, जैसे गुण, धर्म आदि बताए, उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय, नहीं, जैसे गाय तो संज्ञा है। अब गाय की विशेषता क्या है? काली है, तो ये विशेषण हो गया। जैसे रात, अब रात अंधेरी है, तो यह क्या हो गया? विशेषण हो गया। जैसे कमीज,
अब उजली है कमीज तो ये उसका विशेषण हो गया। देखिए अंडरलाइन सब में हुआ है, मोटा आदमी, कमजोर लड़का इत्यादि। ठीक है, अब हम समझेंगे विशेषण के भेद के बारे में। तो हिंदी में विशेषण के 4 भेद है। क्या क्या है? गुणवाचक है, परिमाणवाचक है, संख्यावाचक है और सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे गुणवाचक विशेषण के बारे में। तो देखिए, जिससे किसी संज्ञा के गुण, रंग, आकार, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, गुण के बारे में बात करेंगे, जैसे वह एक अच्छा आदमी है, तो ये गुण हो गया उसका। रंग की बात करेंगे, जैसे काली टोपी, ये क्या हो गया आपका? गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे लाल रुमाल, ये लाल क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। आकार की बात करेंगे, जैसे उसका चेहरा गोल है, तो यहाँ पर गोल क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हो गया। अवस्था, भूखे पेट भजन नहीं होता, तो यहाँ पर भूखा क्या हो गया? अवस्था हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण हुआ। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए, जिससे किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध हो, उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध दो, तो यहाँ पर नाप तौल का बोध हो रहा है। पूरा आनंद आ गया, और घी लाओ, सब धन 22 पसेरी, कुछ रुपए दो, तो ये सब क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब इसी में आएगा देखिए संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे 4 रुपए दो, महीने के 30 दिन होते हैं, इत्यादि। ठीक है, जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण। यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे 4 है, तो 4 क्या है? संख्यावाचक है। यहाँ पे 4 जो है क्या है? संख्यावाचक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो किसी संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे विद्यार्थी, तो ठीक है संज्ञा है, अब उससे पहले आ गया कौन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? संज्ञा के पहले आने वाले जो सर्वनाम होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, जैसे कौन विद्यार्थी अच्छा है, तो विद्यार्थी संज्ञा हो गया, कौन यहाँ पर क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। कोई पुस्तक ले लो, तो पुस्तक तो यहाँ पर क्या हो गया? संज्ञा हो गया, उससे पहले कोई आ गया, तो ये सब क्या हो गया? सार्वनामिक सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग समझते हैं प्रविशेषण के बारे में। तो विशेषण के विशेषण को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। नहीं, हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं। जैसे राम बहुत तेज विद्यार्थी है, तो तेज तो यहाँ पर विशेषण हो गया, और तेज से पहले भी क्या है? यहाँ पर बहुत है, बहुत तेज है, तो यह क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ तेज विशेषण है, और बहुत उसका भी विशेषण है। जैसे क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, क्षत्रिय साहसी तो होते हैं, लेकिन बड़े और भी उसका भी विशेषण हो गया। इस सबको हम लोग क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहेंगे। ठीक है, इत्यादि। प्रविशेषण को जो है अंतर विशेषण भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझेंगे क्रिया के बारे में। नहीं, तो जिससे किसी काम के होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। मान लो जिस सबसे कोई भी कार्य का होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे। जैसे क्या हो गया? पढ़ना, खेलना, हंसना, लड़ना, चोरी करना, पीटना, भोजन पकाना, कूदना, इत्यादि। ये सभी क्या क्या हो गए? क्रिया हो गए। इसी में एक पॉइंट आता है धातु, इसको समझना होगा। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्रायः, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रायः सभी रूपों में पाया जाता है। देखिए कुछ कुछ मिसप्रिंटिंग है पीडीएफ में, क्योंकि ये काफी स्पीड में बनाया गया है, हो सकता है इसलिए मिसप्रिंटिंग हो गया हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रायः हो जाएगा। तो प्रायः सभी रूपों में पाई जाती है। जैसे चल धातु क्या हो गया? चला, चली, चलूं, चलो, चले, चलूंगा, चलेगी, चलोगे, चलाएंगे, इत्यादि। ये सब क्या हो गया? धातु हो गया। ठीक है, इसी में ना लगाने से क्या बनता है? क्रिया बनता है। ठीक है, देखिए नोट यहाँ पर लिखा होगा, हिंदी में क्रिया का समान रूप मूल धातु में ना जोड़कर बनाया जाता है। जैसे चल में ना जोड़ेंगे, चलना, ये क्रिया हो गया। देख में ना जोड़ेंगे, देखना, यह क्या हो गया? क्रिया। पढ़ में ना जोड़ेंगे, पढ़ना, ये सब क्या हो गया? क्रिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा धातु के भेद। ठीक है, तो देखिए शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के 2 भेद होते हैं, या धातु 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या हो जाएगा आपका? मूल धातु। तो मूल धातु स्वतंत्र होती है और किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होती है। जैसे खा, पी, देख, इत्यादि, ये क्या हो गया? मूल धातु हो गया। ठीक है, और हम बात करेंगे यौगिक धातु की। तो देखिए यौगिक धातु किसी प्रत्यय के योग से बनती है। ऐसा करने पर क्रियाएं अकर्मक से सकर्मक और प्रेरणार्थक बनती है। जैसे लिखवाना, कटवाना, गिरवाना, उठवाना, नहीं जगाना, जगवाना, पिलाना, चिपवाना, तो ये सब क्या है? यौगिक धातु है। ठीक है, अभी जो इंपोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे क्रिया के भेद, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मूल रूप से क्रियाएं 2 प्रकार की होती है। ठीक है, मूल रूप से जो है क्रिया क्या प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। सकर्मक क्रिया होती है, और क्या होती है? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? तो देखिए जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हरि आम खाता है, नहीं तो यहाँ पर हरि खाता है, खाने का फल किस पर गया है? आम पर गया है। हरि क्या खाता है? तो आम खाता है, तो ये क्या हो गया? आपका सकर्मक क्रिया हो गया। जैसे सीता किताब पढ़ती है, नहीं
तो सीता पढ़ती है तो क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है, तो पढ़ने का फल किस पर गया है? किताब पर गया है। तो ये क्या कहलाएगा? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। ठीक है। अभी चलते हैं अकर्मक क्रिया को हम लोग समझते हैं। तो जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए बालक सोता है। अब बालक सोता है, कौन सोता है? तो बालक सोता है। ठीक है। तो इसमें क्रिया पर इसमें कर्म नहीं है, इसमें केवल कर्ता ही है, तो ये क्या कहलाएगा? अकर्मक क्रिया कहलाएगा। जैसे बच्चा रोता है तो रोने का फल इसमें बच्चा पर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर समझना होगा एक पॉइंट जिससे हम लोग आसानी से सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में समझ जाएंगे। ठीक है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे और अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, समझेंगे हम लोग। सकर्मक और अकर्मक क्रिया पहचान का तरीका। देखिए, यदि क्या प्रश्न किया जाए और उसका उत्तर सटीक आ जाए तो वह सकर्मक क्रिया होगा, नहीं आए तो अकर्मक क्रिया होगा। जैसे समझेंगे हम लोग, जैसे अगर हम प्रश्न करें कि हरि क्या खाता है, जैसे पहले क्वेश्चन देखे थे ना कि हरि आम खाता है था, अगर हम उससे क्वेश्चन करें कि हरि क्या खाता है, तो आंसर आएगा हरि आम खाता है। आंसर तो आ गया। ये हो गया सकर्मक क्रिया। ठीक है। जैसे अब यहाँ पर था सीता क्या पढ़ती है, तो उसमें पढ़े थे ना कि सीता क्या पढ़ती है। अब देखेंगे हम लोग क्या था। ठीक है। यहाँ पे क्या था देखिए, सीता किताब पढ़ती है, यही था ना। तो अगर इससे क्वेश्चन किया जाए कि सीता क्या पढ़ती है, तो आंसर तो आ जाएगा सीता किताब पढ़ती है। ठीक है। यहाँ पे आंसर तो आ जाएगा ना, सीता क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। तो ये जो हुआ क्या हो गया? सकर्मक क्रिया। अगर क्या क्वेश्चन करे आंसर आ जाए तो हो जाएगा सकर्मक क्रिया, और नहीं आए तो क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। जैसे जैसे अकर्मक क्रिया में था बच्चा सोता है, बालक सोता है। अगर इससे क्वेश्चन किया जाए कि बालक क्या सोता है, तो क्या इसका उत्तर आएगा? इसका उत्तर नहीं आएगा, तो ये क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगा। जैसे बच्चा क्या रोता है, इसका आंसर भी नहीं आएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में समझा। इसी में आता है एक सहायक क्रिया। तो देखिए, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रियाएं सहायक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है देखिए, यहाँ कभी एक क्रिया और कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक होती है। जैसे वह खाता है, मैंने पढ़ा था। ठीक है। देखिए, वह खाता अलग है और मैंने पढ़ा था अलग है। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। तुम जा रहे हो, वे सुन रहे थे। ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट भी है। देखिए, इन वाक्यों में पढ़ना, जगना, सुनना मुख्य क्रियाएं हैं, और शेष सभी क्रिया जैसे है, था, रहे, रहे थे, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा क्या है इसका? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने में जो क्रिया सहायक होती है उसे क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे यहीं पर मान के करके चलिए, इसका जो उदाहरण था। ठीक है। जैसे वह खाता, अगर सीधे बोल देंगे वह खाता नहीं, तो इसका जो है अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब खाता है बोल दिए तो इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। जैसे मैंने पढ़ा, उतना स्पष्ट नहीं होता, लेकिन अगर बोल दें मैंने पढ़ा था, तो इसका जो है अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ये सब सहायक क्रिया है। ठीक है। तो क्या करता है देखिए, ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा भी करती है। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में। तो जिन क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य तो नहीं करता है, लेकिन किसी दूसरे से करवाता है या प्रेरित करता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। ठीक है। जैसे करना से कराना, नहीं गिरना तो खुद गिराना, तो किसी दूसरे लगवा कर गिराए। उठना से उठाना, जैसे कहेंगे मैंने अपना मकान बनवाया। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। जैसे कहेगा मोहन ने अपना बाल कटवाया, ये क्या कटवाया जो हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अभी एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे हम लोग। ठीक है। इसका नाम है काल। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। तो देखिए, टेंस क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। जैसे वह जा रहा है, तुम जग रहे हो, वे सुन रहे थे, वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ, इत्यादि। ये सभी क्या है? काल है। ठीक है। देखिए, काल के भेद। तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है। यहाँ भी वाल लिखा है, यहाँ पर काल होगा। ठीक है। काल कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ठीक है। वर्तमान काल क्या होता है? तो जिससे क्रिया के वर्तमान में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता है, तुम जा रहे हो, मैं लिखता हूँ, इत्यादि। ठीक है। यहाँ पर पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। अब वर्तमान काल की भेद। तो वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। क्वेश्चन आएगा वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, ऑप्शन दे देगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर 3 को ट्रिक करना है, कलर करना है अपने ओएमआर सीट में। ठीक है। तो देखिए, वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? सामान्य वर्तमान काल होते हैं, संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं और तात्कालिक वर्तमान काल होते हैं। ठीक है। देखिए, सामान्य वर्तमान काल क्या होते हैं? तो इससे वर्तमान में होने वाली सामान्य क्रिया का बोध होता है। जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, इत्यादि। ठीक है। अगर हम संदिग्ध वर्तमान काल की बात करें, तो जिससे वर्तमान में होने वाली क्रिया में संदेह का बोध होता है। जैसे वह जाता होगा, देखिए संदेह है, पूरा कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पर। वह पढ़ता होगा, इत्यादि। ये सब क्या है? संदिग्ध वर्तमान काल है।
इसके बाद हमारे तीसरे नंबर पे आता है तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल के बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है कि इससे क्रिया के तुरंत और लगातार होने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। तो जैसे वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है इत्यादि, तो ये सब जो है क्या है, तात्कालिक वर्तमान काल है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग समझेंगे काल के अगले भेद के बारे में, जो कि क्या है, भूतकाल है। ठीक है, तो देखिए जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। जैसे वह पढ़ता था, हम जा रहे थे, मैंने लिखा इत्यादि। ठीक है, अगर हम भूतकाल के भेद की बात करें तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, देखिए 6 भेद होते हैं। सामान्य भूत, इससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध होता है। जैसे मैंने खाया, वह रोया, मैंने देखा, तुमने लिखा इत्यादि। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, आसन्न भूत है, जिससे क्रिया के तुरंत समाप्त हो जाने का बोध हो। जैसे वह रोया है, मैंने देखा है, तुमने लिखा है इत्यादि। ये सब क्या है, आसन्न भूत है। ठीक है, जैसे संदिग्ध भूत की बात करेंगे, इसी क्रिया के होने में संदेह का बोध होता है। जैसे वह रोया होगा, तुमने लिखा होगा, मैंने देखा होगा इत्यादि। ठीक है, पूर्ण भूत की बात करेंगे तो इससे क्रिया की पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। जैसे मैंने देखा था, उसने लिखा था, वह रोया था इत्यादि। अगर अपूर्ण भूत की बात करें, देखिए तो इस क्या होगा, इससे क्रिया की अपूर्णता का बोध होता है। जैसे वह रोता था, वह पढ़ता था, वह लिखता था इत्यादि। इसी में आता है हेतु हेतु मदभूत। ठीक है, हेतु हेतु मदभूत होता है। तो देखिए क्या करें कि इसमें किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध होगा। ठीक है, दोनों का बोध होगा। जैसे वह आता तो मैं जाता। ठीक है, तुम गति नहीं होगा, तुम गाती तो मैं सुनता। तो ये सब क्या हो गया, हेतु हेतु मदभूत हो गया। ठीक है, इसके बाद आता है भविष्यत काल। जैसे देखिए जिससे क्रिया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या है, देखिए यहाँ पर जिससे क्रिया के भविष्य में होने का बोध हो। ठीक है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, यहाँ पर पढ़ूंगा हो जाएगा, वह जाएगा इत्यादि। ठीक है, देखिए भविष्यत काल की भेद की बात करेंगे तो भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं, सामान्य भविष्यत और क्या होते हैं, संभाव्य भविष्यत। नहीं, तो देखिए सामान्य भविष्यत क्या होता है, तो इससे भविष्यत में मतलब भविष्य में किसी साधारण क्रिया के होने का बोध हो। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम जाएंगे, वह जाएगा इत्यादि। ठीक है, संभाव्य भविष्य की बात करेंगे तो इससे भविष्यत में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध हो। जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाऊं तो तू लड़े, मतलब मैं जाऊंगा तो तुम लड़ना। तो ये सब क्या हो गया, संभाव्य भविष्य हो गया। अब हम लोग एक और टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका नाम है वाच्य। तो देखिए वाच्य क्रिया के उस परिवर्तन को कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म अथवा भाव इनमें से किसकी प्रधानता है और इनमें किसके अनुसार क्रिया को मतलब क्रिया के जो है पुरुष वचन आदि आए हैं। आसान शब्दों में समझेंगे अगर वॉइस, मतलब इसको इंग्लिश में वॉइस कहते हैं हम लोग वाच्य के बारे में, तो इसका परिभाषा क्या होगा, क्रिया के रूपांतर को हम लोग क्या कहते हैं, वाच्य कहते हैं। जैसे कहेंगे कि राम आम खाता है। ठीक है, तो ये साधारण वाक्य हो गया। और ऐसे कहा जाए कि आम राम के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाच्य हो जाएगा। नहीं, अब वाच्य देखिएगा तो वाच्य के 3 भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, अब कर्तृवाच्य क्या होता है समझेंगे उनके बारे में। तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का आम खाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, यहाँ लड़का मैंने कर्ता प्रधान क्रियाएं हैं। ठीक है, और क्रियाएं जो है क्या है, कर्ता प्रधान है, और क्रियाएं जो है क्या है, इनके अधीन है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग कर्मवाच्य के बारे में। ठीक है, तो क्या कर रहा है, क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जहां वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध होता है। जैसे पुस्तक पढ़ी जाती है, आम खाया जाता है, यहाँ क्रियाएं कर्म मतलब पुस्तक आम के अनुसार आई है। ठीक है, अब इसी में है भाववाच्य। ठीक है, तो देखिए क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता और कर्म की प्रधानता का बोध न होकर भाव की प्रधानता होता है। ठीक है, जैसे राम से टहला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। तो ये सब क्या है, भाववाच्य है। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे शब्दों के लिंग के बारे में। ठीक है, जैसे देखो संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव की जाति, स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु या भाव की जाति या स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिंदी में सभी संज्ञाओं की 2 जातियां होती है, एक स्त्री की जाति होती है, दूसरा पुरुष की जाति होती है। और सर्वनाम में लिंग के कारण जो है परिवर्तन नहीं होता है, उसका लिंग उसकी क्रिया से जाना जाता है। तो सर्वनाम में हम लोग पढ़े थे पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है,
उसका जो अगर शब्दों में प्रयोग करेंगे तो हम लिंग लिंग में परिवर्तन नहीं कर सकते। हाँ, उसमें उसका वाक्य में परिवर्तन करेंगे तो हो सकता है, तो वाक्य में परिवर्तन करने के लिए क्रिया की आवश्यकता होती है। इसलिए सर्वनाम का जो है लिंग निर्णय नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, तो क्रिया से पता लगाते हैं कि वह कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। हम लोग यहाँ पर संज्ञा का जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा लिंग की भेद, तो लिंग का दो भेद होता है, पुल्लिंग होता है और क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पुल्लिंग क्या होता है, उसके बारे में समझेंगे। तो पुल्लिंग से पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे सजीव, राजा, घोड़ा, कुत्ता, बालक, खटमल इत्यादि, ठीक है। और निर्जीव पदार्थ जैसे मकान हो गया, फूल हो गया, नाटक हो गया, लोहा हो गया, चश्मा इत्यादि जो हुआ वो सब क्या हुआ, निर्जीव हो गया। इसके भाव की बात करेंगे, दुख, लगाव, ये सब क्या हो गया आपका, जो है पुल्लिंग है, जिससे पुरुष जाति का बोध हो, ठीक है। अगर स्त्रीलिंग की बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर, तो स्त्रीलिंग से स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे सजीव में क्या हो जाएगा, रानी, घोड़ी, कुत्ती, बालिका, जू इत्यादि, ये सब क्या होगा, स्त्रीलिंग हो गया। निर्जीव पदार्थ की बात करें तो सुई, कुर्सी, गर्दन इत्यादि जो है ये सब क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर भाव की बात करें तो लज्जा, बनावट इत्यादि सब क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा। देखिए लिंग निर्णय का नियम क्या होता है, तो पुल्लिंग शब्दों का लिंग निर्णय क्या करा, अकारांत, मतलब अ वाले जो शब्द है वो तत्सम शब्द क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे धन है, ठीक है, यहाँ पर धन है, वन, जल, शरीर, लोभ, कारण, दर्शन, पुष्प, पुत्र, चित्र, ये सब वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद है हिंदी के अकारांत शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं, जैसे लड़का, भाड़ा, नाला, ठीक है, ओढ़ना, फोड़ा, झगड़ा वगैरह वगैरह बहुत है, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हिंदी के आकारांत शब्द जो है क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। आकारांत शब्द जैसे लड़का, भाड़ा, देख रहे हैं, आकारांत वाले शब्द जो लास्ट में आ लगा हो, ओढ़ना, फोड़ा, झगड़ा, पटाखा, धमाका, सब में आ की मात्रा लगा है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, पुल्लिंग होंगे। अब स्त्रीलिंग शब्दों का लिंग निर्णय करेंगे हम लोग, क्या होता है समझेंगे। तो आकारांत, हर्षीकारांत, दीर्घीकारांत और उकारांत तत्सम शब्द जो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दया हो गया, मया, कृपा, लज्जा, क्षमा, शोभा, सभा, प्रार्थना, रचना इत्यादि बहुत सारे हैं, ठीक है। अब ई कारण देखिएगा, जैसे अनुमति, श्रुति, पूर्ति, जाति, समिति, सब क्या है, स्त्रीलिंग है। दीर्घिकार में नदी, नारी, कुंडली, गोष्ठी, नहीं, उकार में देखिएगा मृत्यु, आयु, वस्तु, ऋतु, वायु, ये सब क्या है, ये सब क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। अब देखिए लिंग निर्णय का सबसे सामान्य नियम क्या होता है, ठीक है, इसी को हम ढंग से व्याख्या करेंगे, बाद बाकी इसमें कुछ है नहीं। नहीं, देखिए लिंग निर्णय का जो सबसे सरल नियम है कि जिस अकारांत शब्द का लिंग जानना हो, ठीक है, कोई भी शब्द है, उसका कर्ता में बहुवचन रूप बनाकर देखा जाए। यदि बहुवचन में एक कारांतता के साथ अनुनासिकता है, ठीक है, अर्थात अंतिम अंतिम स्वर पर चंद्र बिंदु या अनुस्वार लगता हो तो वह स्त्रीलिंग होता है। और यदि अप्रत्यय एक वचन रूप में बहुवचन रूप में कोई अंतर नहीं होता है, वह शब्द पुल्लिंग होता है, ठीक है। मतलब अगर हम बहुवचन बहुवचन बनाए, अगर लास्ट में क्या हो, अंतिम में एक कारांत के साथ चंद्र बिंदु या अनुस्वार आए तब तो स्त्रीलिंग होगा। अगर ऐसा नहीं हो तो वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। जैसे देखेंगे यहाँ पर, राम के 4 भवन है, ठीक है। तो भवन का अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा, देखिए भवने, ये नहीं होगा, भवने हो जाएगा, यहाँ पर अनुस्वार नहीं आया, ये क्या हो जाएगा आपका, पुल्लिंग आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ये राम, ये 4 इमारतें हैं, इमारतें में अनुस्वार आया हुआ है, ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे राम के वचन सुने, तो सुने यहाँ पर पुल्लिंग है। राम की बातें हुई, ठीक है, बातें हुई, यहाँ पर वचन जो है पुल्लिंग होगा, सुने नहीं। यहाँ पर बातें देखिए अनुस्वार आया तो स्त्रीलिंग होगा। जैसे राम, श्याम के 4 पुत्र हैं, नहीं, और श्याम की 4 पुत्रें हैं, ठीक है। और मैंने कोशिशें की, तो यहाँ पर क्या देखिए अनुस्वार आ गया ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो समझना होगा, अगर बहुवचन बनाएंगे, अगर अनुस्वार और चंद्र बिंदु आ गया, जैसे लड़की, ठीक है, एक वचन है, और लड़कियां, ठीक है, जैसे हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए लड़कियां, नहीं, तो यहाँ पर जो बहुवचन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुवचन आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो है क्या हो जाएगा आपका, स्त्रीलिंग हो जाएगा जब ये बहुवचन आ गया तो, ठीक है। अब यहाँ पे एक और टॉपिक समझना होगा, उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर इसमें सीटेट लेवल पर हम लोग प्रत्यय उपसर्ग पढ़ते हैं तो काफी डिटेल्स में पढ़ना होता है, लेकिन 12th लेवल या फिर 10th लेवल पर उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ना होता है। हमें ये समझना होगा कि पहले जो शब्द लगता है, देखिए हम लोग परिभाषा पर ही आते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अन्य विशेष अर्थ प्रकट करता है, ठीक है। जो शब्द के पहले जुड़ता है और विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनुपसर्ग को बन के पहले रख देने से क्या बन जाएगा, अनबन बन जाएगा। अब जी यहाँ पे देखिए प्रश्न है, तो इसमें प्र लगा है, उपसर्ग है।
प्रताप है, अब कहेगा इसमें उपसर्ग क्या है, तो पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है अंडरलाइन किया हुआ है, जैसे अतिरिक्त है तो अति हो गया, अतिशय में अति हो गया, अधिपति में अधि हो गया, अपमान में अप हो गया, ये सब क्या है उपसर्ग है, जो कि शब्द के पहले लगता है तो उसका अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपसर्ग। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रत्यय के बारे में समझते हैं। प्रत्यय क्या होता है, देखिए क्या करा प्रत्यय के बारे में। करा प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के भिन्न अर्थ को प्रकट करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय। जैसे भला में अगर आई हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, भलाई हो जाएगा। ठीक है, जैसे लड़ाई में क्या प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। जैसे अनबन में अंतिम में क्या हो जाएगा, तो बन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, ये सब हमको समझना है। मतलब अगर शब्द के पहले लगेगा तो उपसर्ग होगा, और शब्द के बाद में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रत्यय के जो है दो भेद होता है, कौन होता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अब कृत प्रत्यय क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। कृदंत की परिभाषा, यहाँ पर कृत प्रत्यय कृदंत की परिभाषा समझेंगे तो कृत प्रत्यय का भी परिभाषा जो है उसी में हो जाएगा। ठीक है, अब कृदंत के बारे में समझेंगे तो क्रिया के मूल धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ऐसे एग्जाम में, क्या बार क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहते हैं, तो कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और वही कृत प्रत्यय के मेल से जो शब्द बनेगा उसे को हम लोग क्या कहेंगे, कृदंत कहेंगे। जैसे कहना किसे बना है, क धातु से बना है। चलना किसे बना है, चल धातु से बना है। ठीक है, अब धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, प्रत्यय कभी भी लगे किस में लगेंगे, याद रखना है, धातु में ही लगता है। अब जो है हम लोग तद्धित के बारे में समझेंगे। तो संज्ञा और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और इनके मेल से बने शब्द को तदितांत कहते हैं। ठीक है, हमको समझना होगा कृत प्रत्यय मतलब क्रिया में जो लगेगा तो कृत प्रत्यय नहीं, और संज्ञा और विशेषण में लगेगा तो क्या हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। अब कृदंत और तदितांत में क्या अंतर है उसके बारे में समझेंगे। तो कह रहा है कृत और तद्धित दोनों प्रत्यय है, किंतु कृदंत में क्रिया धातु के अंत में प्रत्यय लगता है। ठीक है, और यहाँ पर और जो है इससे संज्ञाएं और विशेषण बनते हैं, इसके विपरीत तदितांत में संज्ञा और विशेषण के अंत में प्रत्यय लगकर नए शब्द जो है बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका कृत प्रत्यय के बारे में समझे, और तद्धित प्रत्यय के बारे में समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए 12th का अगर सिलेबस देखिएगा तो कारक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 12th के एग्जाम में तो उसको हम लोग जो है काफी बढ़िया से अच्छा से पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग कारक क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है कारक का परिभाषा देखेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है देखिए, श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल बनवाया। तो इस वाक्य में श्री रामचंद्र ने बंदरों से समुद्र पर पुल जो है संज्ञाओं के रूपांतर है, जिनसे इन संज्ञाओं का संबंध बनवाया, क्रिया सूचित होता है। इसी प्रकार खारे जल के संबंध का जो है समुद्र जो है क्या है, संज्ञा है। तो कुल मिलाकर के परिभाषा क्या हो गया उसके बारे में समझेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम लोग नहीं आगे आएंगे। कारक जो है एग्जाम में परिभाषा जो है उसका नहीं पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, तो चिन्ह पूछा जाएगा। चिन्ह भी नहीं पूछा जाता है, हम लोग चिन्ह से पता करेंगे। ठीक है, कि यह कौन सा कारक है। क्वेश्चन आएगा कि गंगा हिमालय से निकलती है, यह कौन सा कारक है, नहीं हमें वहां पर देखना होगा कि ये कर्ता कारक है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, क्या अपादान है। इस प्रकार से हमको देखना होगा। तो समझिए कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं। ठीक है, और कौन कौन भेद होते हैं उसका चिन्ह भी जो है हम लोग साथ साथ देखेंगे। नहीं तो जैसे कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक पहला भेद हो गया, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण, और एगो क्या होता है, संबोधन होता है। ठीक है, क्या होता है, संबोधन होता है। देखिए चिन्ह की बात करेंगे तो कर्ता का ने, कर्म का को, कर्ण का से द्वारा, संप्रदान का को के लिए, अपादान से, नहीं संबंध होता है काके की, नहीं काके की ही मेन होता है। ठीक है, यहाँ पर नाने नहीं अदारे भी होता है, लेकिन मेन क्या होता है काके की। अधिकरण में होता है मैं पर, और संबोधन में क्या होता है हे अरे अजी अयो अहो भी होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अधिकरण का चिन्ह होता है क्या होता है मैं पर, और संबोधन क्या होता है हे अरे अजी, और एगो क्या होता है अहो भी होता है। यहाँ पे देखिएगा तो परिभाषा के बारे में भी हम देख सकते हैं। जैसे कर्ता कारक क्या होता है, जो काम करने वाला होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता। कर्म में क्या होता है, जिस पर काम का प्रभाव पड़े। करण कारक क्या होता है, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। संप्रदान होता है जिसके लिए कुछ किया जाए। अपादान क्या होता है, जिससे अलग अलगाव हो, मतलब अलग हो। संबंध का मतलब क्या होता है, अन्य पदों से संबंध। अधिकरण मतलब जैसे आधार का बोध हो। और संबोधन का मतलब क्या होता है, किसी को पुकारा या बुलाया जाए। ठीक है, तो यहीं से इसका परिभाषा भी क्लियर हो जाता है। लेकिन इसको जो कि जो है टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोगों ने जो है काफी डिटेल्स के साथ
पढ़ना है? नहीं। कर्ता कारक तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले मतलब कार्य करने वाले बोध हो, क्रिया करने का मतलब वही हुआ कार्य करने वाले, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है? देखिए इसका चिन्ह जो होता है, ने होता है, कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात क्या होता है? लुप्त होता है। जैसे रमेश ने पुस्तक पढ़ी, अब यहाँ पर इसमें तो ने तो लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहेगा सुनील खेलता है। ठीक है? तो सुनील खेलता है का मतलब देखिए यहाँ पर जो है ने चिन्ह नहीं है, लेकिन क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। जैसे पक्षी उड़ता है, जैसे मोहन पढ़ा या मतलब मोहन पत्र पढ़ा या मोहन ने पत्र पढ़ा, बात तो एक ही है। इसमें ने चिन्ह है। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता मोहन पत्र पढ़ा, फिर भी क्या होता? कर्ता कारक ही होता। ठीक है? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कर्म कारक के बारे में समझेंगे। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, नहीं समझना है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को है। जैसे राम ने रावण को मारा, देखिए को विभक्ति आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है? कर्म जो है कभी अपने पड़ते के बिना भी आता है, जैसे सीता फल खाती है, जैसे सीता फल खाती है। अब मान लीजिए इसमें जो है कोचिन लुप्त है, तो कैसे पता चलेगा? ये क्रिया है, क्रिया का फल किस पर जा रहा है? फल पर, तो ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है? चलिए अभी हम लोग समझेंगे करण कारक के बारे में। तो जिससे काम का बोध होगा उसे हम लोग क्या करेंगे? करण कारक। काम का बोध मतलब कोई मान लीजिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट हो, उससे अगर हम कुछ काम करें तो वह क्या हो जाएगा? करण कारक। जैसे श्याम जो है कलम से लिखता है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट के रूप में क्या हो जाएगा? कलम हो जाएगा, तो ये करण कारक हो गया। ठीक है? जैसे मैं मार्कर से बोर्ड पर लिखता हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका करण कारक हो जाएगा। जो है जैसे देखिए मजदूर जो है कुदाल से गड्ढा खोदता है, तो कुदाल जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। नहीं, कुदाल से है तो इंस्ट्रूमेंट का बोध हो रहा है, तो करण कारक हो जाएगा। ठीक है? अब समझेंगे हम लोग संप्रदान कारक के बारे में। नहीं, तो ये क्या होगा? तो जिसके लिए कुछ किया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक। जैसे शिष्य ने गुरु के लिए, यहाँ पे चिन्ह देखिए क्या है? के लिए, सब कुछ किया। गरीब को धन दो, नहीं, तो यहाँ पे क्या होता है? को के लिए, जिसके लिए अगर कुछ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है? इसकी इसी में है अपादान कारक। अगर कारक का चिन्ह देखिएगा तो क्या होता है? कर्ता ने, क्रम को, करण से, नहीं, संप्रदान को के लिए, अपादान से। तो यहाँ देखिए करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। नहीं, तो करण का से मतलब इंस्ट्रूमेंट का बोध होगा। अपादान में क्या होगा? जब दो वस्तु अलग होगा तब क्या कहलाएगा? अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है? जैसे जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति भी से है। जैसे वह अपनी कला से बाहर आ रहा है, तो देखिए वह कला से बाहर मतलब अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है, गंगा हिमालय से निकल रही है, तो ये सब क्या है? अपादान कारक है। ठीक है? अभी हम लोग समझेंगे संबंध कारक के बारे में। तो जिससे किसी वस्तु का संबंध हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति, इसकी जो है में विभक्ति का मतलब इसकी जो विभक्ति है क्या होता है? का के की है, मतलब मेन जो व्यक्ति होता है। जैसे रहीम का मकान छोटा है, तो रहीम और मकान जिसमें क्या है? का। रहीम का मकान छोटा है तो संबंध का बोध हो रहा है, ये संबंध कारक हो जाएगा। देखिए संबंध का लिंग वचन संबंध वस्तु के अनुसार होता है। जैसे रहीम की कोठरी, रहीम के बेटे इत्यादि। कहीं न कहीं रहीम और कोठरी में की अगर शब्द है तो संबंध बता रहा है। जैसे रहीम और बेटे में के संबंध है, मतलब बाप बेटे का संबंध है, तो के से पता चल रहा है। सीधे हम बोलेंगे रहीम बेटे तो लग नहीं रहा है कि गाली हो जाएगा, नहीं। तो यहाँ पर एक संबंध बता रहा है, कौन? के। तो ये सब क्या हो गया? संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है? अब चलिए अधिकरण के बारे में हम लोग समझेंगे। तो जिससे क्रिया का आधार जाना जाए उसे अधिकरण कहते हैं। ठीक है? इसकी विभक्ति में और पर है। जैसे लड़की घोड़े पर बैठी है, वह अपने कमरे में बैठा है, तो ये सब क्या है? अधिकरण का बोध हो जाएगा, जैसे आधार का बोध होगा। जैसे अगर हम लोग कहे कि विद्यार्थीगण जो है बेंच पर बैठे हैं, तो उसका आधार क्या हो गया? बेंच हो गया। ठीक है? चलिए अभी हम लोग समझेंगे संबोधन के बारे में। तो जिससे किसी को पुकारा या संबोधित किया जाए उसे क्या कहते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे, हे आदि है। जैसे हम लोग कह दे अरे भाई जल्दी आओ, तो पुकार रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। जैसे हे राम दया करो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? संबोधन हो जाएगा। ठीक है? चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब जो एक और इम्पोर्टेंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे जिसका नाम है संधि। संधि से भी क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं। ठीक है? तो संधि क्या होता है? देखिए यहाँ पे समझना होगा, दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। ठीक है? अब हम यहाँ पर पॉइंट है संधि के भेद और सामान्य नियम। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। जैसे स्वर संधि क्या होता है? देखिए स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या होता है? तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर मिल करके अगर विकार उत्पन्न करेगा तो उसे क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे हम लोग। ठीक है? स्वर संधि के पांच भेद होते हैं। कौन कौन होता है? देखिए दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। ठीक है? और इससे क्वेश्चन पूछते हैं, दे देगा आपको, ऐसे दे देगा कोणार्क जो है कौन सा संधि है? ऑप्शन दे देगा, दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यन है,
यन है, ऐसे करके 4 ऑप्शन देगा, तो हमको वहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ से आपको नियम याद रखना होगा, ठीक है? दीर्घ संधि क्या नियम है? यदि अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु या री या लरी के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए, जैसे अ के बाद या तो अ आए या आ आए, हर्षी के बाद या तो हर्षी या दीर्घी आए, हर्षु के बाद या तो हर्षु आए या दुर्गु आए, री के बाद या तो री आए या लिरी आए, ठीक है? तब जो है हम जो है उसे क्या कहेंगे? दीर्घ संधि। जैसे देख रहे हैं, ओ प्लस ओ आ हो गया, हर्षी प्लस हर्षी दीर्घी, हर्षी या दीर्घी भी हर दीर्घी, नहीं हर्षु या हर्षु भी दुर्गु, तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? दीर्घ संधि हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए, जैसे मान के चलिए क्या है, कौन जो अर्क है, तो यहाँ पर ओ और ओ मिलकर क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। इसलिए नौ में मतलब ओ लगा है और ओ लगा है तो आ होगा, तो इसलिए हो जाता है कोणार्क। जैसे लज्जा में आ की मात्रा ओ में ओ हो गया, तो आ जो और मिलकर क्या बन रहा है? आ बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? लज्जा भाव। इसी प्रकार से हर्षी में हर्षी जोड़ेंगे तो दीर्घी बन जाएगा। यहाँ देखिए ग्रीन्द्र में जो है यहाँ पे क्या है? दीर्घी की मात्रा है। जैसे गिरी जो इस बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ग्रीस हो जाएगा। भानु जोड़ दे क्या हो जाएगा? भानुदय हो जाएगा, ठीक है? चलिए हम लोग आते हैं गुण संधि पर। नहीं, दीर्घ संधि हम लोगों ने क्या पढ़ा? यदि मान लीजिए अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, लिरी के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए, तो वह क्या होता है? दीर्घ हो जाता है। तो ये क्या हो गया? दीर्घ संधि हो गया। अभी हम लोग सब क्या किसके बारे में समझेंगे? देखिए, गुण संधि के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। तो गुण संधि क्या होता है? तो यदि अ या आ के बाद हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु और री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः क्या होता है? ए हो जाता है, ओ हो जाता है और अर हो जाता है। नहीं, जैसे ओ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। तो देव और जो इंद्र मिल गया तो क्या हो गया? देवेंद्र। और जो दीर्घी मिलके ए होगा, जैसे देव जो इस मिलके देवेश हो गया। आ जो दीर्घी मिलके क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे महा जो इस मिलके क्या हो गया? महेश। और जो उ मिलके क्या हो गया? मतलब हर्ष उ मिलके ओ हो गया। जैसे चंद्र जो उदय क्या हो गया? चंद्रोदय। जैसे और जो ऋषि री मिलके क्या हो गया? अर। जैसे देव जो ऋषि मतलब देवर्षि। ठीक है? ये तो हो जाएगा। आप लोग से पूछ देगा तो हो जाएगा। नहीं, ऐसे हम लोग बचपन संधि विच्छेद पढ़ते आए हैं तो हो जाता है। मेन क्या है यहाँ पर समझना? ये समझना है। यदि देखिए, यहाँ पर समझना है, यदि अ या आ के बाद, नहीं, क्या याद रखना है? अ या आ के बाद हर्ष ई दीर्घी, हर्ष उ दीर्घ उ, री आए। क्या याद रखना है? अगर अ आ के बाद, नहीं, दीर्घ में क्या पढ़े कि अ या आ के बाद वही हर्ष या दीर्घ आए, तो अ आएगा तो उसके बाद क्या होता? या तो अ होता या आ होता। लेकिन यहाँ पर क्या है? यदि अ या आ के बाद अ आ नहीं आए, मतलब वही हर्ष या दीर्घ स्वर नहीं आए, क्या है? उसके बाद वाला आए, हर्षी दीर्घी आए, हर्षु दीर्घु आए और री आए, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और क्या हो जाता है? अर हो जाता है, ठीक है? तो यही गुण संधि है। उदाहरण हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि क्या होता है? देखिए, यदि अ या आ के बाद, नहीं, अभी क्या पढ़े थे? हर्षी दीर्घी, हर्षु दीर्घु री, अब री के बाद ए ई हो जाता है। तो याद रखना है, यदि अ या आ के बाद अब देखिए क्या आएगा? ए आई आएगा, ओ औ आएगा। नहीं, तो अ या आ मतलब अ या आ प्लस ए या आई बराबर क्या हो जाता है? आई। तथा अ या आ प्लस ओ या औ बराबर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। जैसे अ जोड़ ए मिलके आई होता है। तो जैसे देखिए, एक जोड़ एक, तो आई का क्या हो जाएगा? इकैक। आ जोड़ ए बराबर आई हो जाता है। तो सदा जोड़ ए क्या हो जाएगा? सदैव। और जोड़ ओ मिलके औ हो जाता है, तो वन जोड़ औषधि क्या होगा? वनौषधि। आ जोड़ ओ मिलके औ हो जाता है, तो महा जोड़ औसत क्या हो जाएगा? महाऔषध हो जाएगा, ठीक है? अब हम लोग समझेंगे यन संधि के बारे में। तो अ जोड़ ओ आ के बाद पढ़ लिए हम लोग। अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए, हर्षी दीर्घी, हर्षु दुर्गु और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर आ जाए, केवल स्वर आना है, व्यंजन नहीं आना है, तो यह क्या हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा। और भिन्न स्वर आएगा तो क्या होगा? हर्षी दीर्घी का य, हर्षु दुर्गु आएगा तो व, और री का क्या हो जाएगा? रो हलंत हो जाएगा। जैसे ई जोड़ या में या हो जाएगा। अति जोड़ आवश्यक क्या हो जाएगा? देखिए, अति आवश्यक यहाँ पे या की मात्रा आ गया। नहीं, हर्षी जोड़ अ में य आ जाएगा। यदि जोड़ अपी क्या हो जाएगा? यद्यपि। हर्षी जोड़ हर्षों में यू की मात्रा आएगा। जैसे अति जोड़ उत्तम क्या हो जाएगा? अति उत्तम। जैसे और जोड़ उ ऊ जोड़ अ में क्या आ जाएगा? व की मात्रा आ जाएगा। जैसे अणु जोड़ अ मतलब क्या हो गया? अन्वय हो गया, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? यन संधि हो जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अयादि संधि के बारे में। यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आब हो जाता है। जैसे ने जोड़ अन क्या हो जाएगा? नयन। पो जोड़ अन क्या हो जाएगा? पवन। पौ जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा? पावन। नई जोड़ अक बराबर क्या हो जाएगा? नायक। गई जोड़ अक बराबर क्या हो जाएगा? गायक। श्री जोड़ अन बराबर क्या हो जाएगा? श्रवण। चलिए हम लोग आते हैं व्यंजन संधि पे, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, व्यंजन संधि क्या होता है? क्या करा? जहाँ व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन या स्वर संधि में व्यंजन का विकार हो, ठीक है? तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है? चलिए, इसमें हम जो है इसके कुछ नियम जो है
उसको हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। क्या है देखिए, पहला नियम क्या कर रहा है इसका, यदि क हलंत च हलंत दो हलंत, यहाँ पर हलंत छूटा हुआ है, ठीक है, हलंत सब में होगा, तो हलंत और प हलंत के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या फिर क्या है, यहाँ पर भी क्या होगा, य हलंत होगा, य हलंत र हलंत ल हलंत वो हलंत, या कोई स्वर आए, तो क हलंत च हलंत ट हलंत, नहीं यहाँ भी तो हलंत ही होगा, या प हलंत के स्थान पर क्रमशः उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान करके चलिए यहाँ पर क्या है, दिक जोर अंबर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दिगंबर। ठीक है, दिक जोर भ्रम, तो क्या हो जाएगा इसका तीसरा अक्षर, नहीं यहाँ पर क्या है, क है तो क ख ग हो जाता है, तो दिग्भ्रम हो जाएगा। जैसे खट जोड़ दर्शन है तो क्या हो जाएगा, खट दर्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसका जो है अगला नियम देखेंगे, क्या कह रहा है, यदि क हलंत च हलंत दो हलंत तो हलंत प हलंत के बाद मो या नो आए, तो क च या दो हलंत या तो हलंत प हलंत जो है क्या हो जाता है, अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाता है। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, वाक जुड़ में, तो पंचम वर्ण में क्या हो जाएगा, वांगमय हो जाएगा। जैसे जगत जोड़नाथ, तो है, तो का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। जैसे उत जोड़नाथ, तो क्या हो जाएगा, उन्नति हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। जैसे क्या है, मोहलंत के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो मोहलंत का क्या होता है, अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ण में बदल सकता है। जैसे अहम जोड़ कार, तो क्या हो जाएगा, अहंकार हो जाएगा, नहीं या अहंकार हो जाएगा। जैसे सम जोड़ गम, तो मौ का जो है पंचम वर्ण क्या हो जाएगा, अंगा हो जाएगा, या नहीं तो फिर अनुस्वार आ जाएगा, तो ये तो संगम होगा या संगम होगा। ठीक है, दोनों सही है। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 क्या कर रहा है, यदि तो हलंत के बाद कोई स्वर या घ घ द ध या ब भ, नहीं, या फिर य र वो में कोई आए, तो हलंत के स्थान पर क्या होता है, द हलंत हो जाता है। ठीक है, हलंत सब में होगा, हो जाता है। जैसे जगत जोड़ आनंद, तो क्या हो जाएगा, जगतानंद। जैसे उत जोड़ दाम है, नहीं तो क्या हो जाएगा, उद्दाम। उत जोड़ घाटन है, घाटन है तो क्या हो जाएगा, उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं अगले पॉइंट पे। हमारा जो अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, यदि तो या दो के बाद चौ या तालब सो आए, तो दो के स्थान पर चौ और बाद वाले सौ का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। जैसे क्या है देखिए, उच्चारण, ठीक है, उत जोड़ चारण, तो क्या हो जाएगा, उच्चारण हो जाएगा। उत जोड़ शिष्ट क्या हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है वो क्या कर रहा है, कह रहा है यदि तो या दो के बाद लौ रहे, तो या दो लौ में बदल जाता है, और नौ के बाद लौ रहे तो नौ का क्या हो जाता है, अनुनासिक हो जाता है। ठीक है, नहीं, और अनुनासिक के बाद का क्या हो जाता है, लौ हो जाता है। जैसे उत जोड़ लास का क्या हो जाएगा, उल्लास, नहीं, महान जोड़ लाभ क्या हो जाएगा, महान लाभ हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, विसर्ग संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विसर्ग संधि क्या होता है, देखिए स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विसर्ग होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ जो है नियम इस प्रकार से है। हम लोग जो है इसमें ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, कारण जो है ये वीडियो जो है 1 घंटा से ज़्यादा का हो गया है, और जो है एग्ज़ाम के लिए समय भी नहीं है। हम लोग जो है काफ़ी स्पीड में पढ़ेंगे इसको, ताकि हम लोग तो क्लास में पढ़े ही हैं, ठीक है ना? ताकि जो है क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो, रिवीजन हो जाए, ताकि हम लोग जो है क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ना करें और गलती से बचें। ठीक है? चलिए इसका जो है व्यंजन कहते हैं, ये विसर्ग जो संधि है, इसके 7 नियम होते हैं, और सातों नियम को जो है हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। क्या करा देखिए, यदि विसर्ग के बाद च, छ तालव स हो, तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सौलंत हो जाता है। ट, ठ मूर्धन्य स हो, तो वह क्या हो जाता है, वो हलंत नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मूर्धन्य स हलंत। और तो, थ दंत स हो, तो वह क्या हो जाता है, दंत स हलंत हो जाता है। जैसे निह जोड़ च क्या हो जाएगा, निश्चय। निह जोड़ छल क्या होगा, निश्चल। निह जोड़ तार क्या होगा, निस्तार। निह जोड़ सार बराबर क्या होगा, निस्सार। और निह जोड़ शेष बराबर क्या हो जाएगा, निःशेष। ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है देखिए, यदि विसर्ग के पहले हर्ष इकार हर्षुकार आए और विसर्ग के बाद का अक्षर क ख प फ हो, तो विसर्ग का क्या होता है, मूर्धन्य स हलंत हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, निह जोड़ कपट, तो क्या होगा, निष्कपट। निह जोड़ पाप बराबर क्या हो जाएगा, निष्पाप। निह जोड़ फल बराबर क्या हो जाएगा, निष्फल। और दुह जोड़ कर बराबर क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है देखिए, तो यदि विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद क ख प फ हो, तो विसर्ग जो है जो का त्यों रहता है। जैसे प्रातः जोड़ काल क्या हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा। ठीक है, पयः जोड़ पान क्या हो जाएगा, पयः पान हो जाएगा। यहाँ पे है ना, देखिए विसर्ग है यहाँ पर, प्रातः में विसर्ग है, विसर्ग से पहले तो है, तो हमें अ की मात्रा तो लगा होता है। ठीक है,
चलिए हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 4। ये क्या कह रहा है? कह रहा है यदि हर्ष ई हर्ष ऊ के बाद विसर्ग हो और विसर्ग के बाद रो आए तो हर्ष ई का दीर्घी हो जाता है। ठीक है। और विसर्ग का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे नी जो रस, तो क्या हो जाएगा? देखिए हर्षी का दीर्घी हो जाएगा नी रस। नी जो रोग, हर्षी का दीर्घी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निरोग हो जाएगा। नहीं, और नी जो रव, रव होगा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीरव। इस प्रकार से हम लोगों ने पॉइंट नंबर 4 पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 5। ये क्या कह रहा है? देखिए, यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आए, मतलब पंचम वर्ण हो, या य र ल व विसर्ग के स्थान पर र हो, मतलब क्या है? देखिए य र ल व, तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाता है। ठीक है। जैसे निहि जो रूपाय, तो क्या हो जाएगा? निरूपाय। निहि जोर गुण, तो क्या हो जाएगा? निर्गुण। निहि जोर जल, क्या हो जाएगा? निर्जल। और निहि जोर मल बराबर क्या हो जाएगा? निर्मल हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। हमारा पॉइंट नंबर 6 क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले अ आए, ठीक है, या य र ल व ह रहे, तो पहला विसर्ग के बाद वर्ग का तृतीय चतुर्थ और पंचम ओ और विसर्ग मिलकर क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। जैसे मनः जो रथ, तो क्या हो जाएगा? मनोरथ। मनः जो हर, तो क्या हो जाएगा? मनोहर। सरह जो ज, तो क्या हो जाएगा? सरोज हो जाएगा। सरह जो वर, क्या हो जाएगा? सरोज, सरोवर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है निह जोड़ क्या हो जाएगा? निर्जर हो जाएगा। दुह जोड़ गंध बराबर क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। ठीक है। जैसे दुह जोड़ आत्मा क्या हो जाएगा? दुरात्मा। निह जोड़ धन निर्धन। यशः जोड़ दा यशोदा। यशः जोड़ धरा यशोधरा। और वह जोड़ वृद्ध क्या हो जाएगा? वयो वृद्ध हो जाएगा। ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला अ और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले अ का लोप हो जाता है तथा उसके स्थान पर लुप्ताकार का चिन्ह, ऐसे नहीं लगा होता है, इसकी तरह लगा दिया जाता है। जैसे क्या है? देखिए प्रथमा जो अध्याय, तो क्या हो जाएगा? प्रथमो अध्याय। मनः जो अभिलाषित, तो क्या हो जाएगा? मनो अभिलाषित। यशः जो अभिलाषी, क्या हो जाएगा? यशः अभिलाषी। चलिए संधि तो हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। संधि से जो क्वेश्चन आता है तो वह जो हम लोग पढ़े, सबसे पहले आएगा एक, कभी कभी संधि की परिभाषा से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन स्वर संधि है, कौन व्यंजन संधि है, कौन विसर्ग संधि है। तो स्वर संधि पहचानने का तरीका क्या होगा? जैसे देखिए दो स्वरों का मेल होगा। ठीक है। दो स्वरों का मेल होगा। जैसे हम कहे कि विद्या जोड़ आले, तो देखिए विद्या में आ की मात्रा लगा है, आले में आ की मात्रा लगा है, तो दोनों क्या है? स्वर है। तो ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। ठीक है। स्वर संधि में भी 5 को भेद होता है, दीर्घ गुण वृद्धि यन और आयादी, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, नियम को काफी अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद अगर व्यंजन संधि की बात करेंगे तो उसमें देखिएगा कोई भी व्यंजन लगा होगा, जैसे दिक जोर अंबर, तो उसमें देखिएगा क हलंत लगा होगा नहीं। तो जब ये कोई व्यंजन होगा और उसमें हलंत लगा होगा तो वह क्या हो जाएगा? आपका व्यंजन संधि हो जाएगा। याद रखना है, व्यंजन हो और हलंत लगा हो तो व्यंजन संधि हो जाएगा। और विसर्ग संधि की बात करें तो उसमें तो विसर्ग का चिन्ह खुद लगा होगा, तो वो हो जाएगा विसर्ग संधि। और बाद बाकी अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि हिमालय जैसे पूछ दिया जाए कि हिमालय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? हिमजोर आले। उसके लिए जो है कुछ वर्ड की सूची यहाँ पर, शब्दों की सूची है यहाँ पर। ठीक है। उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि एक बार जो है देख ले। ठीक है। स्पीड में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे अन्याय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनिजोर आय हो जाएगा। ठीक है। अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अतिजोर अधिक। अतएव का क्या हो जाएगा? अतः जोर एव। नहीं, इसके बाद जो है अत्यंत का क्या हो जाएगा? अतिजोर अंत। अति उत्तम का क्या हो जाएगा? देखिए अतिजोर उत्तम। अब्ज का क्या हो जाएगा? अपजोर ज। अहंकार का क्या होगा? अहम जोर कार। आशीर्वाद का क्या हो जाएगा? आशीष जोर वाद। आविष्कार क्या हो जाएगा? अभिजोर कार। ठीक है। इत्यादि का क्या होगा? देखिए इति जोर आदि। उल्लास का क्या होगा? उत जोर लास। उद्धार का क्या होगा? उत जोर हार। उन्नति का क्या हो जाएगा? उत जोर नति। ठीक है। उल्लंघन का क्या हो जाएगा? देखिए उत जोर लंघन। उच्चारण का क्या होगा? उत जोर चारण। उदय का क्या हो जाएगा? उत जोर दय होगा, यहाँ पर अय लिखा हुआ है। नहीं, अत्याचार का क्या होगा? अति जोर आचार। मनुज क्या होगा? मनः जो, नहीं मनुज का इस लाइन का हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद अन्याय का क्या होगा? यहाँ पर अन्य जोड़ अन्य। नौवीं का अन्याय नहीं है, यहाँ पर अन्याने है। नौवीं का नाभि का क्या हो जाएगा? नौ जोड़ इक। निश्चल का निहि जोड़ छल। निश्चय का निहि जोड़ चय। निर्मल का निहि जोड़ मल। ठीक है। परमेश्वर का क्या होगा? परम जोड़ ईश्वर। पावन का क्या होगा? पौ जोड़ अन। पावक का क्या होगा? पौ जोड़ अक। प्रत्येक का प्रति जोड़ एक। प्रत्युत्तर का प्रति जोड़ उत्तर। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? देखिए पवन का हो जाएगा पो जोड़ अन। परोपकार का पर जोड़ उपकार। पवित्र का पो जोड़ इत्र। और परीक्षा क्या होगा? परिजोड़ इच्छा। ठीक है। पीताम्बर का क्या होगा? पीत जोड़ अम्बर। सुरेंद्र का होगा सूर्य जोड़ इंद्र। चरित का सद जोड़ चरित। सदैव का सदा जोड़ एव। संधि का समझोड़ धी। सरोज का सरह जोड़ जौ। ठीक है।
सरोवर का क्या होगा, सरह जोड़ वर, खट दर्शन का खट जोड़ दर्शन, हिमालय का क्या हो जाएगा, हिम जोड़ आले हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट की अगर बात करें, देखिए इस लाइन की बात करें तो क्या होगा, उद्योग, उद्योग का क्या होगा, उत जोड़ योग, उल्लेख का उत जोड़ लेख, एक का एक जोड़ एक, तल्लीन का क्या होगा, तत् जोड़ लीन। नहीं, तथैव का क्या होगा, तथा जोड़ एव, तथापि का क्या हो जाएगा, तथा जोड़ अपी हो जाएगा। तपोवन का क्या हो जाएगा, तपह जोड़ वन, इंद्र देवेंद्र का क्या होगा, देव जोड़ इंद्र, परंतु का क्या होगा, परम जोड़ ती, परम जोड़ क्या हो जाएगा, तू हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, प्रातः काल का क्या होगा, प्रातः जोड़ काल, भवन का क्या हो जाएगा, भव जोड़ अन्न, मनोहर का मनः जोड़ हर, महाशय का महाजोड़ आशय। ठीक है। महोत्सव का क्या होगा, महाजोड़ उत्सव, मनोज का क्या होगा, मनोह जोड़ ज, महेश का क्या होगा, महाजोड़ इस, दिग्गज का दिक जोड़ ग, दिक जोड़ गज हो जाएगा। दिगंबर का क्या होगा, दिक जोड़ अंबर। ठीक है। इसके बाद दो दिन का क्या हो जाएगा, दू जोड़ दिन, देवर्षि का देव जोड़ ऋषि, नमस्कार का नमः जोड़ कार, नयन का नय जोड़ अन्न, नायक का क्या हो जाएगा, देखिए नई जोड़ रख, स्वागत का क्या हो जाएगा, सु जोड़ आगत, सज्जन का हो जाएगा सत जोड़ जन, सत जोड़ संतोष का हो जाएगा सम जोड़ तोष, संसार का हो जाएगा सम जोड़ सार, सदाचार का सत जोड़ आचार, सतीश का सती जोड़ ईश, नहीं, सर्वोत्तम का क्या हो जाएगा, सर्व जोड़ उत्तम, सदगति का सत जोड़ गति, मनोरथ का क्या होगा, मनः जोड़ रथ। इसके बाद यद्यपि का क्या होगा, यदि जोड़ रपि, यशोदा का यशः जोड़ दा, यथेष्ट का यथा जोड़ इष्ट, रामायण का राम जोड़ अयन, रमेश का रमा जोड़ इस। ठीक है। विद्यालय का क्या होगा, विद्या जोड़ आले, सूर्योदय का क्या होगा, सूर्य जोड़ उदय। ठीक है। चलिए हम लोगों ने संधि को काफी डिटेल के साथ पढ़ लिया। अभी हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक और जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है समास, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। समास क्या होता है, देखिए दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया सार्थक शब्द बनाया जाए तो उस मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास। इसे भी क्वेश्चन आएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। और दो वर्णों के सार्थक मेल की बात करेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। और वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे समास के भेद की बात करेंगे तो समास का 6 भेद होता है। अव्ययभाव समास होता है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अव्ययभाव समास के बारे में। तो देखिए जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययभाव समास कहते हैं। तो अव्यय के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, जिसका रूप लिंग वचन कारक पुरुष के अनुसार नहीं बदले उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययभाव समास कहेंगे। ट्रिक है, ट्रिक की बात कीजिएगा, इसका पहला पद छोटा होगा। या ऐसे जानेंगे हम लोग जिसके पहले यथा लगा रहे या प्रति लगा रहे तो लगभग क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। याद रखना है, यथा लगा रहे और क्या लगा रहे, प्रति लगा रहे। ठीक है। क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। जैसे देखिए आजन्म क्या हो जाएगा, इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, आज और जन्म हो जाएगा, इसका पहला पद छोटा है। आमरण की बात करेंगे तो आज और मरण होगा, इसका पहला पद छोटा है। यथाशक्ति में यथा जोड़ शक्ति, इसका पहला पद छोटा है। प्रतिदिन में प्रति जोड़ दिन, देखिए इसमें दोनों बराबर है, नहीं। तो खैर हम लोग ये सोच करके चलेंगे कि पहले अगर यथा लगा हो या प्रति लगा हुआ हो, ठीक है, तो वह क्या होता है, अव्यय भाव समास हो। देखिए यथा और प्रति ये सब जो है चेंज नहीं होगा, तो ये क्या है, अविकारी शब्द है। ठीक है, ये अव्यय शब्द है, तो जिसका पहला पद अव्यय हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्यय भाव समास कहेंगे। ठीक है। या इसका एक और ट्रिक है, देखिए एक ही बार एक ही शब्द कई बार आए, मतलब बार बार आए, उसे हम लोग अव्यय भाव समास कहेंगे। जैसे हाथों हाथ मतलब क्या हुआ, हाथ प्लस हाथ, रातों रात मतलब रात प्लस रात, दिनों दिन मतलब दिन प्लस दिन। एक बार क्वेश्चन आया था, धीरे धीरे कौन सा समास है। ठीक है। सभी बच्चे जो है ये जो जब चिंतन करके द्विगु टिक कर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या हो जाएगा वहाँ, द्विगु नहीं द्वंद्व टिक टिक कर दिए थे, जो कि बिल्कुल गलत है। वहां पर क्या हो जाता, अव्ययभाव समास हो जाता। ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, तत्पुरुष समास। तो जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो उसे, ठीक है, तत्पुरुष समास कहते हैं। तथा दोनों पदों के बीच का जो कारक है, कारक चिन्ह है वो लुप्त हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास कहेंगे। जैसे यश प्राप्त। ठीक है। यश प्राप्त, देखिए यहाँ पर कारक चिन्ह लोप है, मतलब यश को प्राप्त करने वाला क्या कहलाएगा, यश प्राप्त। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। विद्यालय मतलब विद्या के लिए घर, राजकुमार तो राजा का कुमार, तो ये सब क्या है, तत्पुरुष समास है। ठीक है। जिसके अंतिम पद प्रधान हो। देखिए तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो याद रखना है, 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें को का जो है लोप होता है, नहीं। जैसे यश प्राप्त का मतलब क्या हुआ, यश को प्राप्त। दूसरे नंबर पर आता है करण तत्पुरुष, मतलब इसमें से या के द्वारा का लोप होता है। ठीक है। जैसे भयभीत मतलब क्या हुआ, भय से भीत। तुलसी कृत मतलब क्या हुआ, तुलसी द्वारा कृत। तो ये हो गया आपका तत्पुरुष समास। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग संप्रदान तत्पुरुष की बात करेंगे तो इसमें के लिए का जो है लोप होता है। जैसे विद्यालय हो गया तो क्या होगा, विद्या के लिए घर। अपादान तत्पुरुष मतलब से अलग होना होता है। धनहीन मतलब क्या हो जाएगा, धन से हीन। ठीक है।
इसके बाद है संबंध तत्पुरुष, तो काके की का लोप हो जाता है, जैसे देशवासी रहेगा तो देश का वासी, घुड़दौड़ रहेगा तो क्या होगा, घोड़े की दौड़। ठीक है। अब है अधिकरण तत्पुरुष, तो में पर का लोप होता है। ठीक है, जैसे लोकप्रिय तो क्या होगा, लोक में प्रिय, घुड़सवार तो क्या हो जाएगा, घोड़े पर सवार। ठीक है। चलिए अभी हम लोग तत्पुरुष समास के बारे में देखें, अभी हम लोग समझेंगे कर्मधारय समास के बारे में। तो ये क्या होता है, देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों में विशेषण विशेष से या उपमान उपमेय में का संबंध, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है। जैसे नील कमल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नीला है जो कमल। ठीक है, इसमें देखिए विशेषण विशेष का संबंध है। जैसे चरण कमल, तो कमल के समान क्या है, चरण है। दोनों क्या है, एक विशेषण है, दूसरा उसका विशेष विशेषण का भी गुण बता रहा है। काली मिर्च, मतलब काली तो है, मिर्च तो है ही है, मिर्च क्या है, काली है, तो ये क्या हो गया आपका कर्मधारय समास हो गया। इसमें एक और जो है ट्रिक से हम लोग पहचानेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो, अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो बीच वाला जो पद होगा मध्य वाला, या तो है जो आएगा या के समान आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, नील कमल है, अगर इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, नीला है जो कमल, तो बीच में क्या आया, है जो आया, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। अगर चरण कमल की बात करेंगे तो कमल के समान चरण नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे काली मिर्च है, तो काली है जो मिर्च, देखिए है जो आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। बाद बाकी तीनों समास जो है बहुत ही आसान है। द्विगु समास की बात करिएगा तो जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए, इसका ट्रिक भी है, प्रथम पद संख्यावाची हो, जैसे दो राहा, तो दो राह नहीं, ये संख्यावाचक है। जैसे त्रिलोक में तीन जो है संख्यावाचक है, जैसे पंचवटी रहेगा, तो पंच क्या हो जाएगा, ये इसमें है भी, देखिए जैसे पंचवटी है, तो पंच क्या है यहाँ पर, मतलब संख्यावाचक शब्द है, तो यह क्या कहलाएगा, द्विगु समास कहलाएगा। जैसे नवरत्न है, ठीक है, तो नव हो गया, नौ रत्नों का समूह, तो नौ क्या है, संख्यावाचक है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे द्वंद्व समास का। तो देखिए जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और तथा या अथवा लगता हो तो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है। इसमें दोनों प्रधान, इसमें क्या है, देखिए ट्रिक क्या है इसका, इस जिस समास में दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। मतलब दोनों शब्द में क्या हो, द्वंद्व लगा हो, एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, उल्टा हो और योजक चिन्ह लगा हो। जैसे अच्छा बुरा, ये क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है। ऊंचा नीचा, ट्रिक पर भी देखिए ऊंचा या नीचा, यही ना हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। देश विदेश, तो देश या विदेश द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात द्वंद्व समास। धर्म अधर्म, धर्म जो है द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, माता पिता, भाई बहन, सभी क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास हो जाएंगे। एक और समास है, नहीं, क्या है देखिए यहाँ पर, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, मतलब विशेष अर्थ धारण कर ले, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है। जैसे हम लोगों ने शब्द में पढ़ा था, योग रूट शब्द, ठीक है, तो वह क्या था, बहुब्रीहि समास ही था। नहीं, जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर लेता है। जैसे देखिए ट्रिक है इसका, इसका अगर विग्रह करेंगे तो तीसरा अर्थ निकलता है, जैसे दशानन, इसका विग्रह करेंगे तो 10 मुख जिसके, तो रावण हो जाएगा। मतलब 10 है आनंद, 10 मतलब क्या हुआ, 10 आनंद मतलब क्या हुआ, मुख, तो जिसके 10 मुख है तो वह हो जाएगा रावण। तो देखिए हमने बोला दशानन, हो गया रावण, तो विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया, इसका विशेष एक नाम आ गया, तो वह हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास। जैसे पीताम्बर की बात करेंगे तो पीला है जिसका अंबर अर्थात कृष्ण जी, या भगवान विष्णु भी हम लोग कह सकते हैं, तो ये जो है विशेष अर्थ ग्रहण कर लिया। चतुर्मुख, तो चार है जिसके मुख अर्थात भगवान ब्रह्मा जी। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, तो लंबा उदर मतलब होता है पेट, तो जिसका पेट लंबा हो, तो किस भगवान का पेट लंबा है, तो गणेश जी का। ठीक है, गणपति जी का। तो कुल मिलाकर के जो है गणपति जी के साथ जो है हम लोगों ने चैप्टर को आज समाप्त किया। ठीक है, वैसे तो गणपति जी के साथ हम लोग शुरू करते हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। हम लोगों ने आज जो है पूरा व्याकरण को काफी अच्छे से डिटेल्स के साथ पढ़ा है, थोड़ा स्पीड में पढ़ा है लेकिन पढ़ा है। ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे जैसे मान मान करके चलिए, पर्यायवाची शब्द हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, शुद्ध अशुद्ध शब्द हो गया, तो उसमें जो पतली वाली जो बुक आती है, सरल हिंदी व्याकरण, ठीक है, उसमें से अगर आप लोग देख करके जाएंगे तो हम आशा करते हैं कि व्याकरण का एक भी क्वेश्चन जो है नहीं छूटेगा। ठीक है। बाद बाकी हिंदी में और तो लेखक परिचय याद कर ही लीजिएगा, इसके बाद नहीं, बुक वाला सारा पोर्शन जो है आपकी क्लास में पढ़ाई हुआ ही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज का जो एग्जाम या जो भी हो, कल का एग्जाम जो भी हो जाए, वह काफ़ी अच्छा जाए। जय हिंद।